गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने लर्निंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस और नेचर पढ़ा था। क्योंकि पहले अपन शिक्षण के बारे में पढ़ चुके हैं। शिक्षण क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, शिक्षण की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सा शिक्षण कौशल है। शिक्षण के साथ अधिगम साथ साथ ही चलता है और इनमें दोनों में गहरा संबंध है, शिक्षण और अधिगम। इसलिए अधिगम के बारे में जानना भी उतना ही आवश्यक है। जब हमने कल अधिगम के बारे में पढ़ा कि अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम के क्या क्या विशेषताएं हैं और अधिगम की क्या प्रकृति है, तो मेन मुद्दा है कि जो व्यवहार में परिवर्तन है, उस व्यवहार में परिवर्तन के ज्ञान को ही हम अधिगम कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अधिगम को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। तो हम 2 दिन अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि कारक बहुत सारे हैं, तो आधे हम आज करेंगे, आधे हम कल करेंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का अपन अध्ययन करके बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अधिगम को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रभावित करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित हो सकती है, जिसे मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है विद्यार्थी से संबंधित ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थी से संबंधित कौन कौन से है? सीखने की इच्छा। यदि विद्यार्थी में सीखने की इच्छा है तो नवीन ज्ञान सरलता से सिखाया जा सकता है, और यदि विद्यार्थी के सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो अध्यापक के सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। सीखने की इच्छा, रुचि, प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करते हैं और जिज्ञासु विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नया ज्ञान सीख लेते हैं। यानी जब तक विद्यार्थी के सीखने की इच्छा नहीं होगी, उनके अंदर कुछ भी रुचि नहीं होगी, तो हम उसको नहीं सिखा सकते हैं। चाहे कितना ही प्रयास कर ले, चाहे कितनी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर ले, चाहे कितनी सहायक सामग्री का प्रयोग कर ले, सर्वप्रथम शिक्षक का दायित्व है कि विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा को उत्पन्न करे, उसमें रुचि उत्पन्न करे। दूसरा है शैक्षिक निष्पत्ति। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यार्थी किसी विषय में पिछड़ा है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि विद्यार्थी की किसी विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से भी अधिक है तो वह नया ज्ञान सुगमता से सीख सकता है। बिल्कुल सही है। एजुकेशनल अचीवमेंट या जो भी उसका अचीवमेंट है, उसका इफ़ेक्ट लर्निंग पर पड़ता है। जैसे किसी विद्यार्थी की पहला अपने सीखने की इच्छा है कि साइंस में उसका बहुत इंटरेस्ट है, तो जब वो इंटरेस्ट होगा तो वो उसको पढ़ेगा, वो उसको काम करेगा, वो उसका अधिगम करेगा और उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो जब शैक्षिक निष्पत्ति अच्छी होगी, जब रिज़ल्ट उसका अच्छा आएगा, तो वो और अधिक सीखने का प्रयास करेगा। कुछ बच्चों को जैसे मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है, तो उसमें उनके नंबर भी कम आते हैं, तो धीरे धीरे उनके आगे सीखने की इच्छा भी कम हो जाती है और कई बार तो निरस्ता ही पैदा हो जाती है। इसलिए शैक्षिक निष्पत्ति का भी अधिगम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आकांक्षा स्तर, यानी एस्पिरेशन लेवल कैसा है। बालक की महत्वाकांक्षा पर अधिगम की सफलता निर्भर करती है। जब तक विद्यार्थी में महत्वाकांक्षा नहीं होगी, वह सीखने के लिए प्रयत्नशील भी नहीं होगा और तत्पर भी नहीं होगा। अधिगम प्रक्रिया में अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आकांक्षा पर अधिगम बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है। जब तक उसमें आकांक्षा नहीं होगी, जैसे कई बार क्या करते हैं कि हम ग्रुप में कोई एक्टिविटी सिखाते हैं, तो उसका एस्पिरेशन लेवल अगर हाई होगा तो वो सीखने की इच्छा उसकी बढ़ती जाएगी और उसका सीखने का प्रयास भी करेगा और तत्पर भी करेगा। इसलिए जो भी उसकी आकांक्षा का स्तर है, उसको बढ़ाए रखना चाहिए ताकि वो सीखने के लिए तत्पर रहे। फिर है बुद्धि। सीखना बहुत कुछ सीखने वाले की बौद्धिक क्षमता पर भी निर्भर करती है। यदि तीव्र बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालकों की तुलना में अधिक तीव्र गति से सीख लेते हैं। विचार, कल्पना, तर्क, चिंता, निर्णय शक्ति सभी बुद्धि से संबंधित है। अधिगम में इनकी विशेष भूमिका है। यानी यदि कोई बच्चा बहुत कल्पनाशील प्राणी है, बहुत अच्छा तर्क कर सकता है, उसकी चिंतन क्षमता है, तो वो बहुत अच्छी सुगमता से सीख लेता है और हाई लेवल का भी वो सीख सकता है। लेकिन यदि मंद बुद्धि का बालक है तो उसमें ना निर्णय शक्ति होगी, ना तर्क शक्ति होगी, ना कल्पना शक्ति होगी, ना विचार होगा, तो वो सीखने की जो गति है या अधिगम की जो गति है वो भी धीमी होगी। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिति। यह एक महत्वपूर्ण कारक है। संवेगात्मक रूप से
स्वस्थ विद्यार्थी शीघ्रता से सीखता है। क्रोधी और दुखी विद्यार्थी की सीखने की क्षमता भी कम होती है। संवेगात्मक स्थिति का मतलब है वह अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर लेता है। यदि कोई विद्यार्थी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है और इमोशनल एडजस्टमेंट कर लेता है तो उसके सीखने की क्षमता अच्छी होती है। जैसे कक्षा में यदि कोई विद्यार्थी कुछ बोल रहा है और गलत बोलने पर टीचर उसको गुस्सा करता है या टीचर उसको सही राह दिखाता है और वो विद्यार्थी उग्र है तो वो आगे सीख नहीं सकता, क्योंकि जब किसी बार बार वो क्रोध करता है, बार बार उग्र होता है, तो सीखने की तरफ उसका ध्यान डाइवर्ट ही नहीं होता है, उसका डाइवर्ट किसी अन्य तरफ ही रहता है। ऐसी स्थिति में इमोशनल कंट्रोल बहुत आवश्यक है बच्चों में डेवलप करना, ताकि वह शीघ्रता से अधिगम कर सके। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य। जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो जल्दी सीखते हैं, जल्दी अनुक्रिया करते हैं। अस्वस्थ बालक का ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और वो रुचि भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही है। यदि कोई बच्चा रोगी है तो वह अपने रोग से ही इतना परेशान हो जाता है कि सीखने की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए आवश्यक है कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह आराम से अधिगम कर सकता है। फिर है मानसिक स्वास्थ्य, जैसे कि मैं इसी के साथ बता चुकी हूँ। मन से भी अगर अस्वस्थ होने पर भी बच्चे सीखने में नहीं हैं, क्योंकि वो थकान और अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जिससे सीखने में प्रक्रिया उसकी रुक जाती है। अतः मानसिक स्वास्थ्य भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यदि बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, टेंशन में रहता है, निराशा रहती है, तो ऐसे में ना तो वह किसी के साथ तर्क कर सकता है, न वह चिंतन कर सकता है और न ही किसी प्रकार का अपने ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित कर सकता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना आवश्यक है। और लास्ट में है विषय वस्तु से संबंधित परिपक्वता। अधिगम पर परिपक्वता अधिक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व विद्यार्थी नई विषय सामग्री को सीखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अपरिपक्व विद्यार्थी सीखने के समय और शक्ति का अपव्यय करता है। जैसे वो अगर मैच्योरिटी लेवल उसका नहीं होगा तो वो नहीं है, उसको ये लगता है भी तो बच्चा है। जैसे अपन देखो, घर के अंदर जब खाना बनाना या कुछ छोटा मोटा काम करना भी सिखाते हैं, तो भले कितना ही बड़ा हो जाए, अगर हम इसे कहेंगे नहीं ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो सीखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में ये बैठ जाता है कि हम तो अभी बच्चे ही हैं। जबकि उसके मैच्योरिटी लेवल को देख करके उसको काम सिखाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसलिए जितना जितना परिपक्व होता है उस परिपक्वता के स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिगम कराना चाहिए। ये सारे के सारे हैं विषय वस्तु से संबंधित। अब है अध्यापक से संबंधित कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले है विषय का ज्ञान। अध्यापक का किसी विषय का ज्ञान, अनुभव तथा योग्यता आदि के सीखने पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। यदि अध्यापकों को अपने विषय का ज्ञान नहीं है तो वे विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको उत्साहित कर सकते हैं। अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि आत्मविश्वास विकसित कर सके और विद्यार्थियों में भी आत्मविश्वास विकसित करते हुए नए ज्ञान को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी कक्षा शिक्षण के लिए जाए तो उसको अपने विषय पर मास्टरी होनी चाहिए, उस पर स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए, तभी वह आत्मविश्वास के साथ उसको सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। सेकंड है अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक का व्यवहार भी अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का व्यवहार महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक के आचार विचार और व्यवहार को बालकों पर अधिक प्रभाव पड़ता है और उनका अनुकरण करने से ही, मतलब जो टीचर का है वह उनका अनुकरण करके ही वो सीखता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा अगर सही जवाब नहीं देता है तो टीचर एकदम से गुस्सा हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, तो फिर क्या है, बच्चे उस टीचर से डरने लगते हैं क्योंकि उसका व्यवहार ही आक्रामक है। तो ऐसी स्थिति में यदि उसको कोई समस्या होगी तो समस्या के बारे में भी नहीं पूछ पाएगा और न ही वो सीखने के लिए प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में उसकी अधिगम प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होगी। इसलिए अध्यापक का व्यवहार बिल्कुल प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए और बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि उनके सामने समस्या आ रही है तो उस समस्या को प्रस्तुत करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से है। सभी बालक एक सी विधि से नहीं सीख सकते हैं। शिक्षण की विधि जितनी अधिक प्रभावशाली और वैज्ञानिक होगी उतनी ही सीखने के लिए लाभदायक होगी। करके सीखना, निरीक्षण के द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, खेल विधि
का अलग अलग महत्व है, यानी कि सब शिक्षण विधि भी अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे? जैसे विषय वस्तु की प्रकृति है, उस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बच्चे अगर मंदबुद्धि के हैं तो उनके सामने हमें प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करके या खेल विधि से ही उनको सिखाना चाहिए, ताकि उनकी अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट है अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर। एक अध्यापक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किस सीमा तक सामाजिक जीवन में समायोजन अनुभव करते हुए मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखता है। यह बात अध्यापक के शिक्षण व्यवहार और शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। अध्यापक जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या समायोजित नहीं हो पाते हैं, वे अपना शिक्षण कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अतः अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को सकारात्मक और नकारात्मक दिशा प्रदान करने में अध्यापक का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कई बार क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में जब टीचर्स जाते हैं उनको सैलरी कम मिलती है, तो ऐसी स्थिति में उनका मानसिक रूप से वो थोड़ा अस्वस्थ हो जाते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, फिर वो समायोजन करने में भी उसको दिक्कत आती है, क्योंकि उनके जो क्वालिफ़िकेशन है वो तो हाई होती है, लेकिन जब उनको नौकरी नहीं मिलती है और उनको विद्यालय में बहुत ज़्यादा उनका जब शोषण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, उनके समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। जब वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर समायोजन अच्छा नहीं होगा, तो इसका प्रभाव उनके शिक्षण पर भी पड़ता है कि वो किस तरीके से टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, और जब शिक्षण पे प्रभाव पड़ेगा तो उनका अधिगम पर भी प्रभाव पड़ेगा, अधिगम भी नकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित होगा। लास्ट में है सिखाने की इच्छा। जिन अध्यापकों में सिखाने की इच्छा होती है वह सफलतापूर्वक बालकों को सिखा पाते हैं। इच्छा न रखने वाले व्यक्ति सिखाने के लिए विविध प्रयास नहीं करते हैं, वे विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा जागृत नहीं कर सकते हैं। अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अंतःक्रिया एवं अंतःक्रिया का स्तर व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान आदि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। यानी कि टीचर की स्थिति कैसी है। कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट अगर सिखा रहे हो तो नई नई क्रिएटिविटी के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। और कुछ टीचर्स का ऐसा लगता है कि बस सिलेबस है, उस सिलेबस को हमारा पूर्ण करना ही हमारा उद्देश्य है। तो दोनों टीचर्स में अंतर होता है, तो उनका विद्यार्थियों को सिखाने की प्रक्रिया पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए, उनकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ तर्क शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। जब उनकी सिखाने की इच्छा होगी, आगे बढ़ाने की इच्छा होगी, तो बच्चे भी तुरंत तरीके से सीख सकते हैं। इस प्रकार आज हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के बारे में पढ़ा है, जो विषय वस्तु से संबंधित है और जो अध्यापक से संबंधित है, यानी लर्नर और टीचर। इन दोनों से संबंधित जितने फैक्टर्स हैं उनका अध्ययन किया है। कल हम अन्य 3 कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे।